नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज पटना पहुंचे। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर हमला करते हुए कहा कि क्या उनके गठबंधन में सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि यह ऐसा गठबंधन है जहां ना नियत है ना नीति है और नेता पर भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कांग्रेस का बिहार में है क्या? ना कोई नेता है, ना नीति है और नियत में भी खोट है। और जब जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहाँ पे किया है, उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं और जेडीयू भाजपा की गठबंधन की सरकार ने और एनडीए की सरकार ने लगातार बिहार में जो शानदार काम किया है, हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र और राज्य की सरकारों ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और अगले 5 वर्ष भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सड़क, रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य क्षेत्रों में काम हुआ है, वो अपने आप में सराहनीय है। और एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जाएगी। प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को दौरा है, कई योजनाओं के शुभारंभ करेंगे, नमो भारत ट्रेन का भी। क्या लगता है किस तरीके से चुनावी का फायदा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार प्रेम सब जानते हैं। अगर आप याद करें, मखाना को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से बढ़ावा देने का काम किया गया, मखाना बोर्ड की बात भी करें या फिर जिस तरह से मखाना की ब्रांडिंग भी हुई है, और उसी तरह से यहाँ पर गंगा जी पर पुल हो, रेलवे लाइनें हो, सड़क मार्ग हो, नेशनल हाईवे हो, ये बहुत बड़ी सौगात लगातार मिलती रही। और आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। आप भी पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ बिहार में कार्यक्रम है? बिल्कुल, अंबेडकर जी को लेकर हम लोग संविधान दिवस जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 125वीं जयंती 120 देशों में मनाई गई थी, और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बनाकर भी उनको सही सम्मान देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जहां एक और भारत रत्न, दूसरी ओर पार्लियामेंट में भी तेल चित्र उनके नाम पर उनका लगा, तो सेंट्रल हॉल में लगा, संविधान कक्ष में लगा। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस है, जिन्होंने 2012 में नेहरू जी को कोड़े मारते हुए अंबेडकर जी को दिखाया था एनसीईआरटी की किताबों में। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए अंबेडकर जी से, अनुसूचित जाति समुदाय से, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में जिस तरह से नेहरू जी को कोड़े मारते हुए दिखाया था, ये कांग्रेस की सोच दिखती है कि कैसे वो दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। और नेहरू जी ने अंबेडकर जी का अपने मंत्रिमंडल से जैसे मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम ये पंडित नेहरू जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और एक तरह से घुट घुट कर उनको जीवन जीने पर मजबूर कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन सही मायने में अंबेडकर जी को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। राहुल गांधी बोस्टन में है सर, वहां उन्होंने फिर से एक बार इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने का बात किया है, महाराष्ट्र की वोटिंग का हवाला दिया है। सर, कैसे देखते हैं? दुनिया भर में भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके युवराज करते हैं। जिस पार्टी ने 60 साल देश में राज किया हो, वो जब चुनाव हारना शुरू करे तो उस पर चिंतन नहीं करती, विचार विमर्श नहीं करती, उस पे क्या बदलाव चाहिए, जनता ने उनको क्यों नकारा, उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कांग्रेस में एक परिवार तक सीमित होकर रह गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सदाकत आश्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई।
जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मदन मोहन झा सहित अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे ने बयान देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने, बरगलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक प्रयास है। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। लोन के एवज में उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उसकी लायबिलिटी जितनी थी वो इस कंपनी ने ले ली। ना ही कोई संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना ही एक पैसा माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी ने पगार, चाय, पानी या लाभ के रूप में एक और बदलाव दूसरा किया। जो धर्मदायी संस्थाएं होती हैं, ये एरिया जो है, जो यंग इंडिया जो है, ये धर्मदायी संस्था है, जिसमें पहली बात ये होती है कि बिना प्रॉफिट के, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें किसी प्रकार से मुनाफा ये उसका उद्देश्य नहीं होता। सेवा भाव इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और इसी के चलते हुए कोई भी डायरेक्टर ने एक पैसे भी अभी तक के उसमें छुआ तक नहीं, ना कहीं उनको मुआवजा कभी मिला। मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई, ना संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना पैसा ट्रांसफर हुआ, ना कोई लाभ ट्रांसफर हुआ, ना कोई उससे फायदा आपको मिला। और एक चीज बता दूं कि सिर्फ लखनऊ की एक जो हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है संस्था की, उसके अलावा लीज होल्ड प्रॉपर्टी जिसमें से 1 इंच भी आप नहीं बेच सकते, ये उसकी बिल्कुल प्राथमिक कंडीशन है, उसका प्राथमिक उसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहला उसका नियम के माध्यम से कांग्रेस एक नए जोश में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी सर्वोच्च नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो एक शुरुआत पूरे देश में करने जा रही है, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि वो सरकार, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज पूरी तरह से डरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति डरता है तब अपने राजनीति के पैंतरे के बारे में ना सोचते हुए किसी प्रकार से जो प्रयत्न इनका पिछले 11 सालों से सफलतम तरीकों उसको मानते हैं कि जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को या जिन उद्देश्यों को लेकर जिस पर विश्वास रखकर इस देश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, उस मोर्चे पर, हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से नाकाम होने के बाद अब एक ही मकसद उनके पास में किसी तरह जनता का ध्यान रखना, चाहे वो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर, चाहे नेशनल हेराल्ड जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में इन सभी महानुभावों को साथ में लेकर 3 भाषाओं में की और जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि इस देश के लोगों तक सच्चाई पहुंचाकर अंग्रेजों की उस हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जो लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, इस देश की जनता थी, उनको उनके स्वाभिमान के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में और हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारी दे सके। मैं आपकी समय कम लेते हुए मंचासीन सभी को मैं नाम जानता हूं, इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी लोग लोकतंत्र के चौथे खंभे के मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आप सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने यूट्यूबर हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं संक्षेप में अपनी बातें रखकर मैं अविनाश पांडे जी जो
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। झारखंड से सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर उन्हें खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के द्वारा ये कहे जाने पर कि तेजस्वी यादव के मंत्री रहने के दौरान भी विभाग में गड़बड़ी हुई है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि गड़बड़ी हुई है तो ठीक कर दें। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री अचेत है, बिना हाथ पैर के बात बोलते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मैंने जो कल सवाल उठाया था उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। मैंने कहा है कि टेंडर घोटाला हो रहा है, सरकारी पैसे से पार्टी के प्रचार किए जा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी लोगों का अलग अलग भ्रष्टाचार है, इस पर कोई जवाब मुझे नहीं मिला और आप हमको कटघरे में डाल रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों की राजनीति में विपक्ष की भूमिका में कोई नहीं है। हमें अपना दल बनाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका में भी रहना होगा। वहीं आगे उन्होंने बताया कि कल जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनकर राजनीतिक रोटी सेकी गई है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि माननीय भारती जी ने बताया कि बिहार में जो पिछले कुछ वर्षों से राजनीति चल रही है, इसमें विपक्ष में कोई नहीं है। दो दल सत्ता में होता है और तीसरा दल जो है वो वेटिंग में रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, नीतीश जी का कब मिजाज पलटेगा और पलटकर हमको सत्ता में भागीदार बना लेंगे। नजरिए से मुझे लगता है और जनसुराज के लोगों को लगता है कि हम लोगों को अपना दल बनाने, समाज में जनसुराज की परिकल्पना और विचार को पहुंचाने के साथ साथ जो विपक्ष की भूमिका है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको भी बहुत मजबूती से उठाने की अब जरूरत है। 2 अक्टूबर से पहले जब दल नहीं बना था तो हम लोगों ने कोशिश करी है 2-2.5 साल के अपने जनसंपर्क पदयात्रा में कि ज्यादातर सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हम लोग उस पर टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते रहे। लेकिन अब दल का ये निर्णय है, इसलिए हम लोगों ने इस पर गहरी चर्चा की है और 3 बड़े मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जिस पर सबसे ज्यादा पिछले 2-4-5 साल में बिहार में राजनीति हुई है, उन मुद्दों की सच्चाई, उन मुद्दों की हकीकत पर हम आपसे आज जनसुराज का जो निर्णय है वो साझा करेंगे और आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में हम लोग उस पर क्या करने वाले हैं उसकी भी घोषणा करेंगे। तो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा राजनीतिक रोटी यहां सेकने की कोशिश की गई है जातीय जनगणना के नाम पर। आप सभी साथियों ने भी सैकड़ों सवाल, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे होंगे जिसमें आपने जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसको लेकर सवाल किए, उस पर जवाब मांगे। नेताओं ने जिन्होंने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार का खर्च करके जातीय जनगणना कराया, उनके नियत कभी भी किसी जाति की मदद करने की नहीं थी। वो इस जातीय उन्माद को फैलाकर फिर से समाज में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जब आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं कि जातीय जनगणना में क्या निकल कर आया और 2 बरस करीब 18 महीने हो गए जातीय जनगणना के। रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया गया। 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई और 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने तब तेजस्वी यादव के साथ जो सरकार चला रहे थे, मिलकर जातीय जनगणना के आधार पर 5 बड़ी घोषणाएं की।
अब उनकी हकीकत आप देख लीजिए। जातीय जनगणना में सरकार ने यह माना कि 34% से ज्यादा लोग बिहार के गरीबी रेखा से नीचे आज भी रह रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है। महत्वपूर्ण आंकड़ा यह है कि 30-35 साल से सामाजिक न्याय की राजनीति करने का दावा करने वाले लोग इनके शासन के बाद भी जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि 5% से कम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 5% से कम दलित और अति पिछड़ा समाज के 5% से कम लोग ही 12वीं क्लास पास करते हैं बिहार में। जिन लोगों ने रिपोर्ट बनवाया उन्होंने पढ़ा भी नहीं। सिर्फ 5% से भी कम दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पढ़ते हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की बात करने वाले लोग 35 साल के बाद 0.93% अति पिछड़ा समाज के लोग आज सरकारी नौकरियों में हैं। 2 बरस पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलोअप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में एयर शो को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। आज पटना के जिलाधिकारी और मंत्रिमंडल विभाग के सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि 22 और 23 अप्रैल को राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर एयर शो होगा। वहीं उसकी विशेष तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीएम एसएसपी सचिवालय मंत्रिमंडल एस सिद्धार्थ। वहीं 22 अप्रैल को स्कूली बच्चों के लिए शो रखा गया, जबकि 23 अप्रैल को आम लोगों के लिए एयर शो रखा गया है। बता दें कि पटना डीएम और सचिवालय मंत्रिमंडल और एस सिद्धार्थ ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिया। अधीन आयोजित किया जा रहा है जिसमें भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम जो परफॉर्म करेगी। ये विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस पर, और साथ ही साथ 1957 के जो वीर शहीद है की याद में और उनके सम्मान में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन सभी आयोजन जिम्मेदार दिया गया है और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और बैठने की और सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जो अभी पीएम साहब ने बताया है। सभी लोग 22 तारीख को आमंत्रित हैं। सभी विशेष करके हमारे छात्र छात्रा अभिभावक का 22 तारीख को आमंत्रित है और 23 तारीख को जो ऑफिशियल कार्यक्रम है, मेन कार्यक्रम है, तो 22 और 23 दोनों दिन एक ही 22 तारीख को रिहर्सल कार्यक्रम है और 23 तारीख को कार्यक्रम है। सभी लोग आमंत्रित हैं। आम लोगों के लिए लेकिन 22 तारीख को सब लोग आ सकते हैं और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसको भी देखना है। सभी पंडाल है जहाँ बैठे हैं सभी 22 तारीख को सब लोग आके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। और 23 तारीख के लिए यहाँ पे कुछ जगह आरक्षित है, बाकी आपके जो जगह जगह पे वो लोग देख सकते हैं। लेकिन 22 तारीख को खुली ओपन, कोई रोक टोक नहीं है, कल सभी लोग आ सकते हैं। और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये 22 और 23 अप्रैल 2 दिन है। 22 अप्रैल को विशेष शो बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए रखा गया है और उनके शिक्षक और अभिभावक जो हैं उन लोगों के लिए। और 23 अप्रैल को जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो आमंत्रित लोग हैं, आम जनता है, सभी लोगों के लिए 23 अप्रैल को रखा गया है। और 23 अप्रैल को विशेष दिवस भी आप सभी लोग जानते हैं, वीर कुंवर सिंह विजय दिवस भी है, जो 1857 की लड़ाई के योद्धा थे और 1857 के जो हमारे वीर शहीद थे उन सभी लोगों को इसको हम लोगों ने समर्पित किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।